हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। और क्लास 11th की साइकोलॉजी की बुक अभी हम स्टडी कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड की। चैप्टर नंबर 4 इसका आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, मानव विकास, जहाँ पर हम विकास का अर्थ और उसकी परिभाषा समझेंगे, उसकी प्रकृति को समझेंगे, उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे तथा मनोविश्लेषण और मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिसके स्वरूप सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं में समय के साथ परिवर्तन होता है। जीवों में होने वाले परिवर्तन में विशेष यह है कि वातावरण के साथ साथ उनका स्वयं का भी योगदान इस परिवर्तन प्रक्रिया में होता है। केवल भौतिक वातावरण ही जीवों में होने वाले परिवर्तन का एकमात्र साधन नहीं होता। मानव में होने वाले परिवर्तन महत्वपूर्ण है। यह है कि उत्तरोत्तर उसे विकसित करते और उसकी यह अवस्था उसकी पूर्व अवस्था से और अधिक क्षमतावान बनाती है। मानव का जो जीवन है वो पूर्णतया दूसरों पर निर्भर जीवन से यहाँ पर संचालित होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि मानव जीवन में जो परिवर्तन या विकास हो रहे हैं उसके लिए कुछ यहाँ पर परिभाषाएं दी गई है। इन परिभाषाओं सबसे पहले है गैसल की परिभाषा। विकास और अभिवृद्धि के संप्रति की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक तीनों रूपों शरीर रचना, शरीर क्रिया एवं व्यवहार में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। तो ये जो परिभाषा थी वो किसने दी थी? वो गैसल ने दी थी। इसके बाद हरलॉक की डेफिनेशन है। हरलॉक की डेफिनेशन क्या कहती है कि विकास जो है वो अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। ये डेफिनेशन आपकी किसकी है? हरलॉक की है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हर्बर्ट सोरेनसन की। हर्बर्ट सोरेनसन की डेफिनेशन क्या है? विकास का अभिप्राय परिपक्वता व कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। तो हर्बर्ट सोरेनसन ने किसकी बात की है? गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रक्रिया को विकास की इन्होंने परिभाषा दी। ईरा गॉर्डन का मानना है कि व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है। वह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता प्रक्रिया है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी विकास की। अब हम यहाँ पर विकास का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। विकास का अर्थ क्या है? अधिक प्रगति, उन्नति, अधिक प्रकटीकरण यानी अनफोल्डमेंट और अधिक परिपक्वता की ओर जाना ही क्या है? यहाँ पर विकास माना गया है। यह समय के साथ उक्त परिवर्तनों को इंगित करता है जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर अपने को निश्चित व्यवहार पैटर्न के प्रतिमान व प्रतिरूप के रूप में व्यक्त करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बालक का सामाजिक विकास किसी निश्चित सेंटीमीटर, इंच, पौंड इनमें आकलित नहीं किया जा सकता। उसकी दूसरों के प्रति की गई प्रतिक्रिया को देखकर ये समझा सकता है कि उसका विकास कितना हुआ है और किस गति से हो रहा है। विकास और वृद्धि को अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित और अंतर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में इन दोनों के योगदान को विभेदीकृत करना थोड़ा कठिन हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि को परिभाषित करते समय इसे शारीरिक पक्ष जैसे कि ऊंचाई, वजन का बढ़ना मानते हैं। यानी जो वृद्धि है वो क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन माना जाता है। अमेरिकी बाल मनोवैज्ञानिक अर्नोल्ड गैसल लिखते हैं कि वृद्धि जो है वो वातावरण की वनस्पति जीव स्वयं का कार्य है। पर्यावरण विकास के लिए वातावरण प्रस्तुत करता है, परंतु विकास का यह प्रकटीकरण प्राथमिक रूप में व्यक्ति की आंतरिक कार्य प्रणाली द्वारा ही संगठित किया जाता है और यह विकास की एक अंतर्भूत कायिक के द्वारा होता है। विकास व्यक्ति की क्षमताओं को प्रकट होने और विस्तार होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उसे अधिक कार्य करने में मदद करती है। जैसे खेलों में अनिश्चित कार्यवाही से उसे प्रवीणता लाना, गामक योग्यता का विकास होना।
वृद्धि सामान्यतः शारीरिक विकास जैसे शरीर के भागों का बढ़ना, वजनी होना, जिसका मापन व अवलोकन किया जा सकता है, वो आपकी क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। तो विकास क्या है? अब इन दोनों में हम क्या डिफरेंस यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस है कि वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष, शारीरिक पक्ष, इसमें परिवर्तन होता है, मगर विकास जो है वो संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन कहलाता है। अतः विकास वृद्धि से अधिक क्या है? व्यापक है। ये यहाँ पर क्लियर। सेकंड डिफरेंस यहाँ पर जो बताया गया है वह यह है कि वृद्धि व्यक्ति और जीव में जीवन काल के एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि जो है वो क्या होती है? निश्चित समय तक होती है, परंतु विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में संभव है। विकास जो है अगर वृद्धि के अभाव है तो भी विकास तो होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट बढ़े, फिर भी आपका विकास तो होगा। तो ये इसके कुछ डिफरेंस थे। चौथा इसमें जो अंतर है वो यह है कि वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष व विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। कार्य के बिना संरचना का महत्व गौण है। यानी जो आपकी हाइट, हेल्थ, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो भी है ये सब वृद्धि में कहलाएंगे, और आपका जो विकास है उसमें आपकी संपूर्ण चीज़ें आ सकती हैं। वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है। विकास जो है वो क्या है? संपूर्णता को लिए हुए है। ये आपका वृद्धि और विकास था संक्षेप में। तो विकास को यहाँ पर क्या कहा है? गुणात्मक परिवर्तन कहा है, और वृद्धि क्या है? यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन है। अब हरलोक ने विकास की क्या डेफिनेशन दी है? विकास जो है अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती रहती है। तो ये हरलोक की यहाँ पर डेफिनेशन थी। अब विकास की प्रकृति कैसी है? तो इसमें विकास की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले हमें विकास का सामान्यीकरण करना पड़ सकता है। उसके लिए विकास के सिद्धांतों को यहाँ पर जानना पड़ेगा। गैरिसन के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को क्या कहा है? विकास के सिद्धांत कहा है। विकास के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक क्या है? सतत प्रक्रिया है। यह निरंतर चलती रहती है, जो कि कभी तीव्र हो जाती है और या फिर कभी धीरे हो जाती है। जैसे कि अगर बच्चे की बात करें तो शुरू के 3 वर्षों में विकास की प्रक्रिया बच्चे की बहुत तेज होती है, उसके पश्चात वो धीमी पड़ जाती है, पर विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता विकास के कारण। स्किनर के शब्दों में अगर विकास की परिभाषा को हम जानने की कोशिश करेंगे तो विकास जो है वो निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। यानी विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है आपका विकास। उसके बाद आता है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सभी व्यक्तियों का विकास उनका अपने तरीके से होता है। प्रत्येक की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यानी हर व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। हम 6 वर्ष के बालक को देखें तो उनकी शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक आदि विकासिक पक्षों में बहुत भिन्नता होती है। डगलस और हॉलैंड ने इस सिद्धांत के स्पष्टीकरण में जो डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने कहा है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। तो ये यहाँ पर विकास के 2 नियम थे, सतत और व्यक्तिगत। विकास क्या है? सतत है और व्यक्तिगत है। उसके बाद क्या है? विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति भिन्न होती है, परंतु सभी व्यक्ति का विकास एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ निर्धारित प्रवृत्तियां बतलाई, जिसकी मुख्य प्रवृत्ति है, पहली है आपादीय, यानी सिर से पांव, इसीलिए सेफेलोकॉर्डल भी कहा है। आपको ये दोनों ही इसमें शब्द याद होने चाहिए, सेफेलोकॉर्डल और आपादीय, यानी सिर से पांव की ओर विकास। विकास जो है वो शीर्ष भाग से आरंभ होकर पैर यानी पादीय भाग की ओर जाता है। जैसे कि फ्यूटस, आपका भ्रूण जो है सिर भाग उसके पैरों से पूर्व विकसित होता है। जन्म के पश्चात भी सिर का जो भाग है वो शरीर के भाग से पहले विकसित होता है।
तो ये है सेफेलोकॉर्डल। इसमें एक लाइन आपको जो याद रखनी है वो ये है, सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। दूसरा विकास का जो प्रकार है वो भीतर से बाहर की ओर यानी प्रॉक्सिमो डिजिटल। प्रॉक्सिमो डिजिटल का मतलब है विकास शरीर के केंद्र भाग से शुरू होकर बाहरी यानी परिधि भागों की ओर बढ़ता है। यानी शिशु में सबसे पहले कंधे और फिर कोहनी, उसके बाद कलाइयाँ और उंगलियों का प्रयोग किसी वस्तु को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार शिशु पहले संपूर्ण शरीर और बाद में किसी विशेष भाग जैसे अंगुलियों को यहाँ पर काम में लेता है। तो यह विकास की दूसरी प्रक्रिया है जिसे क्या कहेंगे, भीतर से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमो डिजिटल। तीसरा प्रकार जो है विकास का वो होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है, विश्व की सभी संस्कृतियों में सभी बालकों की गति का विकास भी एक क्रमबद्ध तरीके से ही होता है। गति के क्रम में बालक पहले बैठना, फिर घुटने चलना और बाद में चलना शुरू करता है। हालांकि प्रत्येक बालक में इन कार्यों को करने में लगने वाले समय में भिन्नता हो सकती है, पर क्रम हमेशा क्या होगा, यही रहेगा। यानी मनुष्य का जो बच्चा है उसके जो गति का क्रम है वो संपूर्ण विश्व में एक जैसा ही है। इसे कहते हैं लोकोमोशन यानी गामक तरीके से विकास होना। विकास क्या है, अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास क्या है, अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास व्यक्ति की वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और उसके वातावरण यानी एनवायरनमेंट की निरंतर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। व्यक्ति के विकास में न केवल आनुवंशिकी, न केवल वातावरण का योगदान होता है, वरन यह दोनों अंतःक्रिया के कारण होता है। इसकी पुष्टि स्किनर के डेफिनेशन से हम कर सकते हैं। यानी विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन निभाता है, हमारा वातावरण और हमारा वंशानुक्रम। स्किनर ने जो डेफिनेशन दी है वो यह है कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण, गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित और निर्बल बना सकते हैं। तो यह आपकी किसकी डेफिनेशन है, स्किनर की डेफिनेशन है। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित हैं। विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी आप इसको ऐसा नहीं अलग अलग उनको विभेदित नहीं कर सकते। जो बालक है उसका प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार उसके शारीरिक विकास से संबंधित होगा। यहाँ पर यदि बालक शारीरिक रूप से विकलांग है और उसका सामाजिक व्यवहार भी इससे बिल्कुल प्रभावित होगा। बालक के गामक विकास का धनात्मक प्रभाव उसके मानसिक विकास पर भी होगा और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विकास अंतर संबंधित है और एक दूसरे के विकास में सहायक है। गैरिसन और अन्य का कथन है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर बल देता है। तो यहाँ पर ये विकास का एक गुण था। विकास किस तरीके से होता है, तो विकास जो है वो एकीकृत रूप में होता है। विकास किस तरीके से होता है, विकास एकीकृत रूप में यानी इंटीग्रेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अकेले सिर्फ हाथ विकसित हो रहे हैं, हाथ के साथ साथ आपके पैर भी विकसित होंगे, आपका मानसिक विकास भी होगा, आपका शारीरिक विकास भी होगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीख जाता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग लाना सीखता है। यानी विकास में सबसे पहले हम हाथ उठाना सीखते हैं, उसके बाद हम उंगलियों से चीज़ें उठाना सीखते हैं। कुपुसाने की डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ेंगे कि विकास जो है वो पूर्ण अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। विकास अब क्या होता है, संचयी होता है। विकास कैसा होता है, विकास संचयी होता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास के कार्यों की संचयी प्रगति है। प्रत्येक परिवर्तन उसकी अपने पूर्व की वृद्धि
और अनुभवों का संचय होता है। तो यहाँ पर विकास जो है, आप ये नहीं कह सकते कि सडन होता है। विकास क्या है? एक संचयी प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पर इसकी क्वालिटी है विकास की, कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये विकास की विशेषताएं हैं। तो इस वाले ये जो विशेषता है, इस पर कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। विकास किस तरीके से होता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जन्म के समय बालक के लिए यह संसार घोर समृद्ध होता है। शुरू में बालक को अविभेदीकृत व्यवहार अधिक और विभेदीकृत परिष्कृत व्यवहार लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लगता है। विकास की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, हाथों से कुछ पकड़ने के लिए पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ पैर मारता है, फिर धीरे धीरे उसे हाथ पर कंट्रोल आता है, फिर बाद में उसे उंगलियों पर कंट्रोल आता है और बाद में वो उंगलियों से चीज़ें उठाने लग जाता है। बालक का विकास उसके जन्म के समय रोने से ही शुरू हो जाता है और पहले सामान्य शब्दों से ही शुरू हो जाता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को माँ कहता है। धीरे धीरे लगातार भाषा की शब्दावलियों को सीखकर उसमें भाषा कौशल का विकास हो जाता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये एक अन्य इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसकी क्वालिटी है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी भी बच्चे की जो प्रगति हो रही है, उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इस बच्चे का आगे जाकर क्या भविष्य हो सकता है। कंफर्म नहीं, पर हम एक बता सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हम ये बता सकते हैं कि वो आगे जाकर उसका मानसिक विकास किस बात पर निर्भर करता है। बालक एवं बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता। बालक और बालिकाओं में विकास की दर में हमेशा भिन्नता होती है। लड़कियां जो है वो लड़कों से पहले मैच्योर होती हैं और जो किशोरावस्था है उसमें बालिकाओं की लंबाई व वजन बालकों की तुलना में अधिक गति से बढ़ता है, मगर किशोरावस्था समाप्त होने तक बालक ज़्यादा लंबाई बालकों की ज़्यादा हो जाती है और बालिकाएं पीछे रह जाती हैं। विकास हमेशा लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। बालक एक ऐसी गति से सीधा नहीं चलता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति को आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि वह विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही वह आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर विकास की आरंभिक नींव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की अभिवृद्धि, आदतें, व्यवहार का प्रारूप जो आरंभिक वर्षों में विकसित होता है, वही आगे जाकर उसके जीवन को समायोजित और निश्चित करता है। नेक्स्ट है आपका, विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। परिपक्वता अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका विकास में होती है। परिपक्व व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप व व्यवहार के क्रम को निर्धारित करता है। अधिगम ही एक प्रकार का विकास है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास के द्वारा, उसके स्वयं के द्वारा होता है। एक विशेषता विकास की यह है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में भौतिक, मनोवैज्ञानिक, वातावरणीय जोखिम रहते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक, अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक रहे। जैसे किशोरावस्था में व्यक्ति अत्यधिक एग्रेसिव नेचर का हो जाता है बच्चा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल, क्योंकि संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालकों के विकास में उस मात्रा में गुणों का विकास करती है। अब विकास को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। बालक के विकास और उसकी गति पर भोजन, स्वास्थ्य परिस्थितियाँ, वातावरण, सूर्य प्रकाश, शुद्ध वायु और ऋतु आदि का प्रभाव पड़ता है। उसकी मनोवृत्ति, वंशानुक्रम और सामाजिक संबंधों का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। तो इस तरीके से विकास को जो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं वो है उसके वंशानुक्रम और वातावरण। तो सबसे पहले हम वंशानुक्रम की बात करेंगे। मानव कुछ निश्चित क्षमताओं या गुणों के साथ
पैदा होता है और ये जन्मजात क्षमताएं और गुण उसको गर्भ के समय अपने माता पिता या पूर्व की पीढ़ियों से प्राप्त होती है। यह एक जटिल जैविक प्रक्रिया द्वारा माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति को उसकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त योगदान है। अब वंशानुक्रम में शारीरिक विशेषताएं हो सकती है, जैसे उसके चेहरे का रंग, आंखें, हाथ पैर, लंबाई, बाह्य अंग, ये सब क्या है, उसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। आंतरिक क्रिया प्रणाली को नियंत्रित करने वाली ग्रंथियां, विभिन्न संस्थान भी प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम द्वारा मानसिक विशेषताओं में जैसे मूल प्रवृत्तियां, बुद्धि, अभिक्षमता, ये सब क्या है, जन्मजात है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि मानव में मानसिक विशेषताओं में विशेष रूप से मूल प्रवृत्तियां, बुद्धि और अभिक्षमता क्या है, जन्मजात है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है जन्मजात क्या है, बुद्धि, अभिक्षमता और मूल प्रवृत्तियां, ये जन्मजात है। उसके बाद आते हैं वातावरण। वातावरण बच्चे के विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है? तो ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि वातावरण शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियों को, जो विकास को प्रभावित करता है। बच्चे का जो व्यवहार है वो बिल्कुल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। अब कौन से वातावरणीय हैं तत्व हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं? तो उनमें सबसे पहले है आपका भोजन। व्यक्ति के सामान्य विकास के लिए उसको संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है और ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व पाए जाए, ताकि उसमें शारीरिक दुर्बलता और रोग उसमें ना उत्पन्न हो और उसके विकास में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इस तरीके का संतुलित और पौष्टिक भोजन इनके लिए जरूरी होता है। शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश, व्यक्ति के विकास में इन दोनों ही चीज़ों का, यानी शुद्ध वायु और सूर्य के प्रकाश का बड़ा महत्व है। कई लोगों का आपने सन बाथ यानी धूप स्नान और शुद्ध वायु से लेते हुए आपने देखा होगा। अब अगर आप धूप स्नान यानी सन बाथ और शुद्ध वायु लेते हैं तो बहुत सी बीमारियां आपकी वैसे ही आपसे दूर हो जाती हैं। धूप से जीवन शक्ति मिलती है और रोगों को रोगाणु भी मरते हैं। धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसके अभाव में बालकों को सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी के अभाव में बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग यहाँ पर हो जाता है। कैल्शियम के लिए भी यह आवश्यक है विटामिन डी। त्वचा के रोगों को दूर करने के लिए भी धूप लाभदायक होती है। शुद्ध वायु जो है वो रक्त को क्या करती है? शुद्ध करती है, और जो कि स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आपका जो तत्व है वंशानुक्रम वाला, वो है संस्कृति। बालक के विकास में संस्कृति का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, वहाँ की एक रीति रिवाज और परंपराएं भी होती है। सामाजिकरण द्वारा ही बालक के विकास को प्रभावित करती है संस्कृति। जैसे एक भारतीय बालक है तो वो आध्यात्मिक संस्कृति में पला बड़ा होता है, जिससे उसमें आपको देखने में मिलेगा उसका सामूहिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास पर इसका प्रभाव बिल्कुल दिखाई देता है। वहीं अमेरिका का जो बालक है उनमें उसकी जो विकास में वहाँ की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। युग ने कहा है, युग के शब्दों में कह सके कि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ है। तो युग की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है कि जातीय संस्कृति का यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। मार्गरेट मीड और बेनेडिक्ट मानव शास्त्रियों ने अध्ययन द्वारा यह प्रतिपादित किया कि बालक के विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। तो ये एक अलग डेफिनेशन थी। अब यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट है आपका फैमिली। तो फैमिली का तो बिल्कुल बच्चे के विकास पर 100% प्रभाव पड़ता ही है। परिवार में उसका स्थान, परिवार की परिस्थितियाँ बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं और परिवार के स्तर के आधार पर ही बालक की सोच और मानसिकता बनती है। और स्पेशली परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज और सामाजिक संबंध भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल उतने ही प्रभावित करते हैं जितना देश की संस्कृति उसको प्रभावित करती है। बालक का व्यवहार उसके समाज जैसे परिवार के सदस्य
पड़ोस, विद्यालय के सदस्य गणों के क्रियाकलापों से प्रभावित होता है और उसी के आधार पर बालक अपनी अनुक्रिया करता है। इन सब का प्रभाव बालक के विकास के सभी पक्षों पर पड़ता है। पालन पोषण, बच्चे का जिस तरीके से पालन पोषण होगा, बच्चे का विकास उसको प्रभावित करेगा। पालन पोषण में जो सुविधाएं बच्चे को उपलब्ध होती है या उसे नहीं मिल पाती, ये उसके विकास को प्रभावित करते हैं। यह बालक का अपने माता पिता के साथ पारस्परिक संबंध व स्तर को भी प्रभावित करता है। जीवन में होने वाली घटनाएं और दुर्घटनाएं भी बालक को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। कभी कभी एक घटना पूरे जीवन के विकास की दिशा ही परिवर्तित कर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति है जिसका दुर्घटना में तंत्रिका तंत्र का नुकसान हो गया, तो उसका सामाजिक, सांवेगिक, शारीरिक और नैतिक विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही मानव व्यक्ति के विकास पर या बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। पूर्ण विकसित मानव इन्हीं दोनों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का परिणाम है। जैसे एक पौधे में उसके आधारभूत गुण उसके बीज में निहित रहते हैं और बीज ही पौधे के विकसित स्वरूप को निर्धारित करता है, परंतु यह पौधा तब तक सही रूप में विकसित नहीं हो सकता जब तक वह अनुपजाऊ भूमि पर है। उसे जल व प्रकाश के अभाव में पूर्ण विकास उसका नहीं हो सकता। यानी वंशानुक्रम हमारा बीज है और जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं उसी एनवायरनमेंट में वो एनवायरनमेंट हमारे विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। प्रकृति एवं संवरण, नेचर और नर्चर। श्री टीपी मनन के अनुसार व्यक्ति के लिए जीवन की परिस्थितियां वही महत्व रखती है जो समुद्री जहाज़ों के लिए चट्टान, समुद्र की लहरें और तेज हवाएं। बहुत से मनोवैज्ञानिक ने तथा शिक्षाविदों का विचार है कि बालक का वंशानुक्रम या प्रकृति के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि उसका विकास किस सीमा तक और किस दिशा में होगा। ये लोग बालक के वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं और वातावरण को महत्व नहीं देना चाहते हैं। भारत में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का होना वंशानुक्रम के महत्व का ही समर्थन है। अब इसके विपरीत कुछ लोग वातावरण में अधिक विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि बालक को जैसा वातावरण दिया जाएगा बालक वैसा ही हो जाएगा। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जिसमें दो प्रमुख है। प्रथम उसकी प्रकृति और द्वितीय जो है उसका पोषण, यानी नेचर और नर्चर। प्रकृति उसकी जन्मजात होती है जिसे हमने वंशक्रम कहा है, और नर्चर क्या है? जो वातावरण उसको पोषित करता है उसे हमने नर्चर कहा है। यहाँ पर ये लाइन देखिए कि व्यक्ति का विकास उसके गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति का विकास उसके गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। उसके वंशाक्रम से उसका विकास निर्भर करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये जो लाइन है ये मल्टीपल क्वेश्चंस में सीधी सीधी दी जाती है, जब चारों में से एक गलत ऑप्शन को हमें यहाँ चुनना होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वंशानुक्रम की कि वंशानुक्रम क्या है। रंग, रूप, आकृति, विद्वता आदि में अपने पूर्वज तथा माता पिता से मिलता जुलता होता है कोई भी बच्चा। यानी अपने किसी भी बच्चे को उसके माता पिता से शारीरिक तथा मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जैसे माता पिता है वैसी ही उनकी संतानें होती हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, पैतृकता, वंश परंपरा आदि नामों से पुकारते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहा जा सकता है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया, मानव शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। इस शरीर का आरंभ केवल एक कोशिका से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो मानव शरीर का आरंभ किससे मिलकर बना होता है? एक कोशिका से, जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट दो उत्पादक कोशिकाओं यानी जर्म सेल्स का योग होता है, जिसमें एक कोशिका पिता की, जिसे पितृ कोशिका, और दूसरी माता की होती है, जिसे मातृ कोशिका कहते हैं। माता पिता की प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं, और ये मिलकर संयुक्त जाइगोट यानी गुणसूत्रों के 23 जोड़े बनाते हैं। इन गुणसूत्र पर जीन्स विद्यमान होते हैं, जिससे उसके वंश की असंख्य परंपरागत विशेषताएं नीतिगत होती है। यानी
अंशानुक्रम का निर्धारण कौन करता है? तो जीन्स के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण होते हैं। इसलिए इस जीन को वंशानुक्रम निर्धारक कहा जाता है। हेरिडिटी डिटरमिनर किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। ये जीन क्या करते हैं? शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पूर्वजों के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में पहुंच जाते हैं। तो ये आपके वंशानुक्रम की प्रक्रिया थी। अब वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं। सबसे पहले उसमें है बीज कोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, प्रभाविता का नियम। तो ये नियम अब यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है बीज कोश की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार जो जन्म देने वाला बीज है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसके प्रतिपादक कौन थे? विजमेन थे। प्रतिपादक कौन थे? विजमेन थे। और उन्होंने क्या कहा कि बीज कोश का जो कार्य है वो केवल उत्पादक कोशिकाओं का निर्माण करना है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार जो बीज कोश है वो क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। दूसरा है समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी, यानी बच्चा अपने शारीरिक संरचना और मानसिक योग्यता में माता पिता से मिलता जुलता है। विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं, यानी माता पिता के बालक जो है वो दूसरे से समानता रखते हुए बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। भिन्नता का नियम डार्विन और लेमार्क के प्रयोग द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यानी भिन्नता का नियम किस पर निर्भर है? डार्विन और लेमार्क के सिद्धांतों पर निर्भर है। विभिन्नता का मुख्य कारण जो बताया गया है वो उत्परिवर्तन को बताया गया है या फिर प्राकृतिक चयन को बताया गया है। उत्परिवर्तन मतलब मनुष्य में सडन चेंजेस आए, और प्राकृतिक चयन यानी संघर्ष में वही जीवित रहा जिसने संघर्ष को विजयी किया। ये वंशानुक्रम के उन्नयन के कुछ नियम थे। इसके बाद आता है आपका प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या कहलाता है कि प्रकृति विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम क्या है कि लेमार्क थे इसके प्रतिपादक। इन्होंने क्या कहा कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ गुण अर्जित किया जा सकता है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतति में वो गुण क्या हो जाएंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। जिसमें इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था कि जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं थी, फिर बाद में ये गर्दन भोजन की अनुपस्थिति के कारण ये ऊंचे पेड़ों को पत्तियों को खाने के लिए इन्होंने अपनी गर्दन उठाई और इनकी गर्दन लंबी होने लगी और ये गुण इनकी आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित हो गया। प्रभाविता एवं वियोग का नियम। मेंडल ने वंशानुक्रम के दो महत्वपूर्ण नियम दिए, यानी ये जो नियम है प्रभाविता एवं वियोग का नियम, ये किस पर आधारित है? मेंडल पर आधारित है। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। मेंडल ने कहा कि माता पिता में से जिसका गुण प्रभावी होगा अगली पीढ़ी में बच्चे में उसका गुण ही दिखाई देगा और दूसरे जनक का जो गुण है वो लुप्त हो जाएगा, यानी छिपा हुआ रहता है। तो इसे क्या कहा है? प्रभाव का नियम कहा है। उन्होंने बताया कि वर्ण संकर प्राणी या जातियों में आने वाली पीढ़ियों में अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होता है, यानी किसी एक पीढ़ी में दो गुणों का मेल आगे चलकर अलग अलग गुणों के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? वियोग का यानी लॉ ऑफ रिग्रेगेशन का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार अंत में शुद्ध गुणों वाली संतान रह जाती है। अंत में कौन सी संतान रह जाती है? शुद्ध गुणों वाली संतान रह जाती है। अब मानव विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे मूल शक्तियों का प्रभाव। बालक की मूल शक्तियों का इसके वंशानुक्रम पर बहुत निर्भर करता है। थार्नडाइक ने यह मत दिया है। थार्नडाइक ने 50 जुड़वा बच्चों की समानता जानने के लिए उनका अध्ययन 6 प्रकार की मानसिक परीक्षाओं के आधार पर किया। तो
इसके बाद नेक्स्ट है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। मूल शक्तियों का प्रभाव आपका ये कहना चाहता है कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ या उसमें जो मूल शक्तियाँ हैं वो भी अलग अलग, एक ही बच्चे की अगर दो संतानें हैं, वो दोनों जुड़वा है, तो वो दोनों बच्चे भी अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों बच्चों में अपनी अपनी मूल शक्तियाँ होगी। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। माता पिता की अगर लंबाई अधिक है तो बच्चे की लंबाई भी अधिक होती है, यदि माता पिता की लंबाई कम है तो बच्चों की लंबाई भी कम होगी। बुद्धि पर प्रभाव। तीव्र माता पिता की संतान तीव्र ही होती है और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है। ये सिर्फ इस प्रभाव मतलब इस नियम के आधार पर है, पर इसे 100% नहीं माना जा सकता। ये बात किसने कही थी कि कॉलीकॉक ने सैनिकों के वंशजों का अध्ययन करके उसने ये नियम निकाला था। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। ये नियम किसने दिया? किलनबर्ग ने दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि की जो श्रेष्ठता है वो क्या है? उनकी प्रजाति है कि अमेरिकी की जो श्वेत प्रजाति है वो निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। हमारे देश में भी ब्राह्मण प्रजाति को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ माना जाता है। व्यवसायिक कुशलता पर प्रभाव। केटल का मत है कि व्यवसायिक कुशलता का कारण वंशानुक्रम है और अमेरिका में 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला कि इनमें से 215 व्यवसायी वर्ग के, 1/2 उत्पादक वर्ग के और केवल 1/4 कृषि कार्य करने वाले थे वैज्ञानिक। अब सामाजिक पहलू पर प्रभाव यहाँ पर देखेंगे। विनशिप का मत है कि प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। इस निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करके उन्होंने कहा कि रिचर्ड की पत्नी एलिजाबेथ भी उसी के समान थी। उन दोनों के वंशजों ने विधानसभा के सदस्यों, महाविद्यालयों के अध्यक्षों, उपराष्ट्रपति जैसे पद पर प्रतिष्ठित पद उन्होंने प्राप्त किए। चरित्र पर प्रभाव। डगलस ने जूक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध किया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन ही होती है। यदि 5 पीढ़ियों का एक परिवार का उन्होंने अध्ययन किया, उसमें से 300 तो बाल्यावस्था में ही मारे गए, 310 दरिद्र ग्रहों में, 440 रोगों के कारण मर गए, 130 दंड प्राप्त करने के कारण अपराधी थे और उनमें से केवल 20 ने ही अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ किया। महानता का प्रभाव। किसी भी व्यक्ति की महानता उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। व्यक्ति का कद, वर्ण, स्वास्थ्य, बुद्धि शक्तियाँ आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित रहते हैं। यह विचार उसने महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिक पदाधिकारियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों के जीवन चरित्र का अध्ययन करने के पश्चात रखे। कोल्सनिक के अनुसार जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक संरचना को उसके जीन निश्चित करते हैं, उसी सीमा तक उसके मस्तिष्क और स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य लक्षण, उसकी खेलकूद संबंधी कुशलता और उसकी गणित संबंधी योग्यता को भी निर्भर वंशानुक्रम ही करता है। वंशानुक्रम पर वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रम पर वातावरण का प्रभाव और इस वंशानुक्रम पर वातावरण के स्वभाव के इस संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए गए और उसमें क्या निकला कि जो मनुष्य है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक वातावरण का उसके विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के अनुसार 1971 में प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आधे से अधिक अभिभावकों सामान्य आर्थिक स्थिति के थे और उनके बालकों ने सरकारी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के प्रभाव का वर्णन निम्नानुसार भी किया है। शारीरिक विकास का प्रभाव। शारीरिक विकास पर प्रभाव। फ्रेंच बोस के अनुसार विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर क्या है? वातावरण है। यानी वातावरण शारीरिक विकास पर भी प्रभाव डालता है। जापानी और यहूदी जो है वो अमेरिका में अनेक पीढ़ियों में निवास कर रहे हैं। उनकी लंबाई जो है वो भौगोलिक कारणों के कारण बढ़ गई है। जापानीज क्या होते हैं? हाइट में छोटे होते हैं, पर वहाँ के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं तो उनकी कुछ पीढ़ियों के बाद उनकी हाइट में चेंज आना शुरू हुआ और उनकी हाइट बढ़ने लग गई। मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास क्या कहता है
कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के कारण विकास की गति जो है, मानसिक विकास की गति धीमे पड़ जाती है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अलग थलग वातावरण में रहने वाला रामू भेड़िया, उसका केस है। अमला कमला जो केस है, काशपर होजर का केस है। तो इससे सिद्ध होता है कि यदि व्यक्ति को उचित वातावरण ना मिले तो बौद्धिक विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है, और उचित वातावरण पर मिलने पर बौद्धिक विकास क्या होता है, तेज गति से होता है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। अमेरिका के कुछ गोरे तथा निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध हो गया कि निग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं हुआ। अनाथ बालकों पर प्रभाव। समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ व परावलंबी बालक आते हैं। वे साधारणतः निम्न परिवारों के होते हैं, पर केंद्रों पर उनकी अच्छी विधि द्वारा और उचित वातावरण में पालन किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, तो वो अपने माता पिता से भी अच्छे शुद्ध होते हैं। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जुड़वा बालकों के शारीरिक लक्षण, मानसिक शक्तियों और शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंजिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बालकों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। बड़े होने पर इन जुड़वा बालकों में बहुत असमानताएं दिखाई दी। यह असमानता उनकी सोच, बुद्धि और व्यवहार के गुणों से संबंधित थी। कुले का मत है, अब व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो कुले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहकर व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। व्यक्ति का चरित्र भी काफ़ी सीमा तक वातावरण पर ही निर्भर करता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के सभी पक्षों पर प्रभाव डालता है। एक बालक जितने अधिक समय तक अच्छे वातावरण में रहता है, वह उतना ही अधिक इस वातावरण की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार खराब वातावरण में रहने से उनकी प्रवृत्ति अवगुणों की ओर मुड़ जाती है। तो व्यक्तित्व पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम वंशानुक्रम और वातावरण का क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा है कि वंशानुक्रम और वातावरण को कभी भी हम पृथक नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के पूरक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने एक बीज बोया तो उसमें जो बेसिक क्वालिटी होगी वो बीज वाली होगी, और अगर उसे पूर्ण रूप से एक अच्छा बीज नहीं है तो भी वो पौधा अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होगा, और उस पौधे को अगर अच्छा वातावरण नहीं मिला तो भी वह अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। यानी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो वंशानुक्रम है वही पूर्ण रूप से मानव विकास को प्रभावित करता है, या फिर सिर्फ वातावरण ही मनुष्य के मानव विकास को प्रभावित करता है। ये दोनों ही चीज़ें परस्पर अंतर संबंधित है, और ये दोनों ही चीज़ें मनुष्य के विकास को प्रभावित करती है। यानी मानव जैविक वंशानुक्रम और सामाजिक विरासत के एकीकरण की ही उपज है। अब वंशानुक्रम तथा वातावरण का सापेक्षिक महत्व यहाँ पर हम देखेंगे कि यह वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वंशानुक्रम वातावरण की अपृथकता, यानी हम वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। बालक के पूर्ण विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही संयोग अनिवार्य है। प्रत्येक घटना इन दोनों का परिणाम होती है, और इनमें से एक परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा। इनमें से किसी को हटाया नहीं जा सकता। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही समान रूप से यहाँ पर इम्पोर्टेंस है कि वंशानुक्रम किसी व्यक्ति के विकास के लिए जितना अधिक जरूरी है, उतना ही अधिक वातावरण की समृद्धता भी व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। वंशानुक्रम और वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं, सहयोगी है। जो बालक की मूल प्रवृत्तियां हैं वो उसको वंशानुक्रम से मिलती है, और उनका जो मूल प्रवृत्तियों का विकास है वो उसके वातावरण में होता है। यानी बालक का जो संपूर्ण विकास है वो उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का ही फल है। वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना क्या है? असंभव है। हम ये नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम
का बच्चे के विकास के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, यानी 50% प्रभाव पड़ा, या फिर वातावरण का 50% प्रभाव पड़ा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही मिला जुला प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव हो जाता है। मानव जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है। तो मानव बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध योगात्मक नहीं होता बल्कि गुणात्मक होता है। सभी बालकों को एक जैसा वातावरण प्रदान करके एक जैसा नहीं बनाया जा सकता, मगर सभी को समृद्ध वातावरण प्रदान किया जाए ताकि उनके वंशानुक्रम द्वारा मिली हुई जो उनको शक्तियाँ हैं वो उनके व्यक्तित्व विकास में उनको पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करें। यानी निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों का विकास समान महत्व और योगदान रखता है और इनमें से एक की भी अनुपस्थिति में उसका सम्यक विकास असंभव है। वातावरण द्वारा मानव का विकास हो सकता है, परंतु उसके विकास की सीमा उसके वंश की परंपरा द्वारा ही निर्धारित होती है। अब मानव विकास के जो कुछ सिद्धांत है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है मानव विकास अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचि का विषय रहा है। मानव विकास के बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णित किया गया है। सबसे पहले मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो मुख्य रूप से सिगमंड फ्रायड और एरिक एनिसन के कार्यों ने प्रतिपादित किया। यह बालक के प्रारंभिक अनुभवों के बाद उसके बाद के विकास में महत्व पर बल देता है, जो अचेतन अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण मानता है। यानी यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है, और ये किस पर बल देता है? अचेतन अभिप्रेरणा पर बल देता है। और दूसरा सिद्धांत व्यवहारवादी है, जो बालक के यहाँ पर देखिए जो दूसरा सिद्धांत है जो एरिक एरिसन ने दिया है वो बालक के विकास में उद्दीपन अनुक्रिया के साहचर्यता को उसके अधिगम के लिए महत्वपूर्ण मानता है। अब ये साहचर्यता हो सकती है या फिर शास्त्रीय अनुबंधन हो सकता है या फिर क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन हो सकता है। और विकास का जो तीसरा सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक है, जो प्रत्यक्षीकरण और उसके संगठन पर बल देता है। मानव विकास का यह उपागम आणविक कहा जा सकता है। तो मानव के जो विकास को यहाँ पर 3 तरीके से बांटा गया है। पहला कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक, जिसमें फ्रायड और एरिक एरिक्सन का हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारा सिद्धांत कौन सा है? व्यवहारवाद का सिद्धांत है। इसमें हम शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन पढ़ेंगे। ये साहचर्यता का नियम है। व्यवहारवाद जो कि वाटसन ने दिया था। तीसरा सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है। यानी विकास के 3 सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक। सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा सिद्धांत बनेंगे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसमें मुख्यतः फ्रायड और एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत, ये दोनों ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्रायड को इस सिद्धांत का जनक माना गया है। इसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व एवं उपचार पद्धति का स्वीकार्य सिद्धांत विकसित किया। उसके अनुसार मनोविश्लेषण के अनुसार मन की जो कार्य पद्धति है वो संघर्षों के रूप में प्रदर्शित होती है। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को समझने से पूर्व उसके द्वारा दिए गए कुछ संप्रत्यों को समझना जरूरी है। फ्रायड ने मानसिक स्तर, प्रवृत्तियों, रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया है।
सबसे पहले फ्रायड ने जो मानसिक स्तर पढ़ा है वो हम बात करेंगे। मानसिक स्तर फ्रायड ने दिए हैं 3, मन के चेतन, अचेतन और पूर्व चेतन, 3 स्तर इसने बताए हैं। व्यक्ति के विचारों एवं भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। चेतन स्तर में व्यक्ति वह सब कुछ सम्मिलित है जिसके प्रति वह जागरूक है, जैसे संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण, यादें, भावनाएं, कल्पनाएं, ये सब आपकी किस में आती है? चेतन में आती है। चेतन और अचेतन को जोड़ने वाली क्या है? पूर्व चेतन है, जो कि चेतन के नीचे वाली स्टेप है। अचेतन अवस्था क्या है? यहाँ पर मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर है अचेतन, जिसमें हमारे सभी दमित विचार, अनुभव और भावनाएं होती है। हम इसकी तुलना उस हिमखंड से कर सकते हैं जिसका पानी के बाहर का भाग तो चेतन है और पानी के अंदर का भाग अचेतन है। तो ये जो हिमखंड की अवधारणा दी है, ये मनोविश्लेषण सिद्धांत में फ्रायड ने दी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम भी नहीं जानते। तो अचेतन मन पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन पर जोर दिया है। मनोवृत्तियाँ कौन सी है? तो फ्रायड ने मनोवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है, जीवन और मृत्यु। प्रत्येक मनोवृत्ति आपकी मानसिक ऊर्जा यानी मानस ऊर्जा यानी फिजिक एनर्जी होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को क्या कहा है? लिबिडो कहा है। लिबिडो शब्द किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। मनोवृत्ति के लिए दिया है। जीवन मनोवृत्ति को लिबिडो कहा गया है। यह जीवन ऊर्जा लैंगिकीय संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, निर्दयता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती है। और दोनों ही मनोवृत्तियां समान है, महत्वपूर्ण है। रक्षा युक्तियां, मानव में संघर्ष, तनाव और भग्नाशा आदि उसके जीवन में क्या है? अनिवार्य तौर पर आते ही आते हैं। रक्षा युक्तियां जीवन की इस भग्नाशा और कष्टदायक स्थितियों को कम करने का कार्य करती है। भग्नाशा का कारण क्या है? तो भग्नाशा क्या है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं रहा, तो ये रक्षा युक्तियां व्यक्ति के आत्म प्रत्यय की ओर खतरा बन जाती है। भग्नाशा की विकृति और नकारने जैसी युक्तियों से कम करने में यह मदद करती है रक्षा युक्तियाँ। यानी कोई एक छात्र है, वो परीक्षा में असफल होना चिंताग्रस्त बना रहता है, इसको कम करने के लिए वह उत्तरों का सही मूल्यांकन नहीं होने की बात कहता है। तो इस तरीके से यह रक्षा युक्तियाँ आदमी के मानसिक कार्य की अचेतन प्रक्रिया के रूप में होती है। और साधारणतः रक्षा युक्तियाँ जो है मानव द्वारा कौन कौन सी काम में ली जाती है? तो सबसे पहले आता है आपका रेशनलाइजेशन यानी तर्क संगतिकरण। अब इसमें क्या करता है आदमी कि अस्वीकार्य और अविवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण वो बताता है। वो कहता है कि मैं अपराधी इसलिए बना क्योंकि मेरी संगत बुरी थी, कोर्स में प्रवेश नहीं मिला, उसका व्यवसाय अच्छा नहीं है। इसे अपराध भाव परिवर्तन करने के प्रयोग में काम लिया जाता है। तो यहाँ पर ये रेशनलाइजेशन है, यानी आप में अगर कोई कमी है तो आप उस कमी को बिल्कुल लॉजिकल चीज़ उसे बता दोगे। दमन क्या है कि हमारे अवांछनीय और अस्वीकार्य जो विचार है वो अचेतन में धकेल देना, उनको जबरदस्ती, यानी कोई याद है जो आपको कष्ट पहुंचाती है तो आप उससे जबरदस्ती उसको भूलने की कोशिश करोगे। जबरदस्ती, रिप्रेशन, जबरदस्ती। कई महिलाएं गंदी गालियों का दमन कर लेती है। प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसमें सामूहिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देता है। यानी माता पिता से अगर किसी बच्चे को दंड मिलता है तो वो बच्चा अपने खिलौनों पर या अपने छोटे भाई बहन पर वो गुस्सा निकाल देता है। प्रोजेक्शन, कोई भी व्यक्ति अपनी गलती या उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रेषित कर देता है। इसमें क्या कि मैं उससे घृणा करता हूँ बजाय वह मुझसे घृणा करती है। ये आपका प्रोजेक्शन कहलाता है कि हम किसी और पर अपनी गलती का कारण डाल देते हैं। अंतर्वेशन,
इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या है कि स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना, जैसे माता पिता के मूल्यों को बालक द्वारा स्वयं के मूल्यों के रूप में अंतर्वेशित किया कर लेता है। फिर आता है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। अपनी भावनाओं तथा व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे घृणा के स्थान पर प्रेम करना। तो ये आपका क्या कहलाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। अब इसके बाद आता है मनोलैंगिक विकास। फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास जो है वो जीवन पर्यंत अपनी आधारभूत प्रेरणा का संतुष्टि की आवश्यकता और अभिप्रेरित करता है। फ्रायड ने जो लिबिडो की बात की है उसमें उन्होंने क्या कहा कि आदमी को क्या चाहिए, फिजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसके बिना उसका विकास नहीं हो सकता। अब उन्होंने विकास की जो मुख्य 5 अवस्थाएं दी है। फ्रायड ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी है, 5 अवस्थाएं दी है। पहली है मुखी अवस्था, जिसे ओरल स्टेज कहा है। इसमें जन्म से 18 माह तक का यहाँ पर समय है। जन्म से 18 माह का समय कौन सा है, मुखी अवस्था है, जिसमें होठ, जीभ, सहायक अंग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। चूसना, निगलना, चबाना, काटना इसको खुशी देता है, जीवन ऊर्जा को संतुष्ट करता है। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में अत्यधिक या अपर्याप्त मुखीय उद्दीप्तीकरण प्रौढ़ावस्था में उसे मुखीय उदासीन व्यक्तित्व की तरफ ले जा सकता है। फ्रायड के अनुसार बालक के 5 मुख्य प्रकार कार्य करते हैं, जो बाद की व्यक्ति विशेषताओं के पूर्व प्रकार है। जैसे बालक भोजन ग्रहण करने की क्रिया में आनंदित होता है, उसे आगे चलकर वह अत्यधिक खाने वाला या अधिक ज्ञान या शक्ति प्राप्त करने वाले प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। मतलब बेसिक क्या है कि ओरल स्टेज में क्या है, वो अपनी कोई भी चीज़ है उसको मुंह से टेस्ट लेने की कोशिश करता है। दूसरी अवस्था जो आती है आपकी, वो आती है गुदी अवस्था, जिसे क्या कहा है, एनल स्टेज कहा है। बालक के विकास की यह अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष होती है। कहाँ होती है, 18 महीने से 3 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, एनल स्टेज यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो बालक की जीवन ऊर्जा है वो मुख से गुदा के क्षेत्र में स्थानांतरित होती है। अब बालक की जो खुशी है वो त्यागने की क्रिया और उससे संबंधित क्रियाओं के रूप में होने लग जाती है। मल त्याग की क्रिया उसको तनाव से मुक्ति और देती है और खुशी देती है। सोच संबंधी प्रशिक्षण माता पिता उसको इस एज में प्रदान करते हैं और इस प्रकार अस्त व्यस्त, गंदा और जिम्मेदार बच्चा इसमें हो सकता है। इसके विपरीत दूसरी तरफ स्वच्छ एवं किफ़ायती प्रौढ़ के रूप में यह विकसित होता है। तीसरी है आपकी उत्तर लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज जिसे कहा है। यह है आपकी 3 से 5 साल। कितनी है, 3 से 5 साल है। संतुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाती है। जिसमें क्या होता है, बालक का संतुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाता है और लैंगिक क्षेत्र का उद्दीप्तीकरण तनाव पैदा करने तथा तनाव मुक्त होने का केंद्र होता है। बालक इससे संबंधित व्यवहार क्रियाएं देखने से आता है। बालक अपने पिता और बालिका अपनी माता से तादात्म्यकरण कर लेते हैं। फ्रायड के अनुसार बालक अपनी माता और बालिका अपने पिता से प्रेम करता है। तो ये जो है वो कौन सी स्टेज है इसकी, फैलिक स्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चा अपने माँ से प्रेम करेगा और बच्ची अपने पिता से प्रेम करेगी, क्योंकि बच्चों में क्या है, लड़के में ओडिपस ग्रंथि सक्रिय होती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा यहाँ पर सक्रिय होती है। तो इसे हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ओ लड़के और ए लड़की। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम, नेक्स्ट है सुषुप्तावस्था। यह 5 वर्ष से यौनारंभ तक, 5 वर्ष से यौनारंभ यानी 12 से 14 साल के बीच का से हम मान सकते हैं। यह सामान्यतः शांत अवस्था होती है, जिसे लेटेंसी पीरियड यहाँ पर कहा है। लेटेंसी पीरियड में लिबिडो शांत अवस्था में होती है। इसमें जीवन ऊर्जा जो है वो अलैंगिक क्रियाओं जैसे खेल में, साथियों में, ये बाल्यावस्था है, इनमें खेल में, साथियों में, इनमें बच्चे की उस जीवन ऊर्जा यहाँ पर लगी रहती है।
नेक्स्ट है आपकी पांचवी जो अवस्था है वो है जेनिटियल स्टेज, जिसे कह सकते हैं जननांगीय अवस्था, जो कि किशोरावस्था है। यहाँ पर जो जीवन ऊर्जा है वो अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहती है, यानी यहाँ पर लिबिडो की बात की है, जो कि पूर्ण रूप से अपने आप को फिजिकली सेटिस्फाइड यहाँ पर करना चाहता है। यहाँ पर व्यक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए 3 घटक मेन रोल निभाते हैं: इदम, अहम और परमअहम। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड क्या होता है, इसको हम दानव प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। इड जो चाहता है वो यह चाहता है कि उसे जो चाहिए वो उसको मिल जाए, वो किसी भी शर्त पे, उससे चाहे दूसरों का नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं। परम अहम क्या होता है, सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो ये चाहता है कि दूसरों का भला हो, आदर्शवादी जो बातें हैं, दूसरों को नुकसान ना हो, दूसरे हमेशा खुश रहे, ये सब परम अहम यानी सुपर ईगो में आता है। इद और परम अहम इड और सुपर ईगो के बीच में ईगो जो है वो सेतु का कार्य करता है। इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, अहम करता है। अहम इंसान है, इंसान को इंसान की तरह बने रहने वाली क्वालिटी कौन सी है, ईगो है, यानी मुझे अपनी आवश्यकता की चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, बस उससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। ईगो किसी भी कंडीशन में मुझे अपनी चीज़ चाहिए, इड जो है किसी भी कंडीशन में मुझे अपनी चीज़ चाहिए ही चाहिए। ईगो चाहिए तो सही मगर उससे किसी का दूसरों का नुकसान ना हो। सुपर ईगो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तीनों कंडीशन आपकी 3 स्तर है यहाँ पर व्यक्तित्व के। और यहाँ पर ये देखिए कि व्यक्तित्व का 3 मुख्य घटक इड, ईगो और सुपर ईगो पर डिपेंडेंट है। प्रत्येक घटक के अपने कार्य, सिद्धांत और गतिशीलता होती है और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। इसके बाद लास्ट है, इस चैप्टर में लास्ट आप पढ़ रहे हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, इसने मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। उसने विकास के विभिन्न अवस्थाओं के नियत निर्धारकों को स्थिरता और स्थायित्व में भिन्न है इसका संप्रत्यय विकसित किया। यहाँ पर एरिक्सन ने भी फ्रायड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार क्या माना है, जैविक और लैंगिक माना है। उसने फ्रायड की विकास सूची को सामाजिक आधार दे दिया। एरिक्सन के जो सिद्धांत है विकास का, उसने उसमें सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया के महत्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इसने कहा कि मनोसामाजिक विकास 2 तरह से सांस्कृतिक संबंध रखता है। प्रथम, सभी संस्कृतियों में बालक विकास की समान अवस्थाओं से गुजरता है, परंतु प्रत्येक संस्कृति में प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को निर्देशित करने और बढ़ाने के अपने कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं। दूसरा, प्रत्येक संस्कृति में अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक संबद्धता होती है जो समय के साथ परिवर्तित होती जाती है। एक प्रथा जो एक पीढ़ी की आवश्यकताएं पूर्ण करती है वह अगली पीढ़ी के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। मनोसामाजिक विकास अनुजात सिद्धांत के अनुसार होता है। मनोसामाजिक विकास किसके अनुसार होता है, अनुजात सिद्धांत के अनुसार होता है। यहाँ पर ये देख लीजिए, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल है मनोसामाजिक विकास का जो मुख्य सिद्धांत है। एरिक्सन ने विकास की प्रत्येक अवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम संभव होना बताया गया है। आत्मनिर्भरता जो है वो शंका और लज्जा के बीच का अवस्था है। आदर्शतः बालक वांछनीय अनुपात में विकसित होता है जिसमें सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष पर प्रभावी रहता है। उदाहरणतः एक व्यक्ति को विश्वास और अविश्वास करने की आवश्यकता को जानना है तो जीवन के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो क्या होगा, विश्वासपूर्ण ही होगा। विकास की प्रत्येक अवस्था का निर्माण उसकी पूर्व अवस्था से होता है और यह अवस्था आगे आने वाली अवस्थाओं को प्रभावित करती है। एरिक्सन के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य अपनी मूल पहचान एकात्मकता बनाने में
लगे रहना है। अब एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति संघर्षों का सामना करता है जो परिवर्तन को स्वीकार करके अनुकूलन द्वारा दूर किए जा सकते हैं। एरिक्सन ने व्यक्ति के 3 कारकों शरीर, अहम, समाज और संस्कृति के प्रभाव को पहचाना है। शरीर, अहम और समाज या संस्कृति। उसके अनुसार व्यक्ति विकास इन तीनों कारकों के प्रभाव स्वरूप होता है। इस प्रकार यह सिद्धांत सामाजिक और मानव शास्त्रीय और जैविक कारकों के व्यक्तित्व के एकीकरण पर बल देता है। मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्थाएं यहाँ पर दी है। ये अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मुखी अवस्था, जो जन्म से 1.5 वर्ष तक मानी गई है, जिसे विश्वास वेज अविश्वास यानी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहा है। गुदीय अवस्था आपकी 1.5 से 3 साल की है, जिसमें आत्मनिर्भर बनाम शंका व लज्जा कहा है। लैंगिक अवस्था आपकी 3 से 5 वर्ष मानी है, इसे पहल बनाम अपराध बोध अवस्था कहा है। सुप्तावस्था जो आपकी है वो 6 से 12 वर्ष मानी है, जिसे उद्यमिता बनाम हीन भावना कहा है। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष है, जिसे एकात्मकता बनाम तदात्मीकरण या भ्रांति कहा है। पूर्व प्रौढ़ावस्था जो है 18 से 35 वर्ष है, जिसे घनिष्ठता बनाम एकाकीपन कहा है। प्रौढ़ावस्था जो है आपकी वो 22 से 50 वर्ष है, यहाँ 35 से 50 वर्ष आएगा, जिसे सृजनात्मकता बनाम ठहराव कहा है। परिपक्वता 50 के बाद की है, जिसे संपूर्णता बनाम हताशा यहाँ पर कहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टेबल है आपकी, जिससे बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर हम इन अवस्थाओं को एक बार सरसरी नज़र से देखेंगे। विश्वास बनाम अविश्वास। यहाँ पर एक शिशु का प्रथम कार्य स्वयं में और अपने वातावरण में विश्वास का विकास है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है। यदि उसकी आवश्यकताएं सही रूप से पूर्ण नहीं होती है तो वह अपने संसार पर उसे विश्वास खो देता है। अतः अविश्वास की बजाय विश्वास का अधिक अनुपात विकसित करने की आवश्यकता है। यदि विश्वास से अविश्वास अधिक होगा तो बालक बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी के साथ में कुंठाग्रस्त भी हो जाएगा। आत्मनिर्भरता बनाम शंका या फिर लज्जा। यह 18 से 3 वर्ष के बीच में है, जिसमें बालक क्या करता है, दूसरों से मदद लेना नहीं चाहता। इसमें आत्मनिर्भरता का भाव विकसित हो जाता है। वह अपने कार्य को अपने तरीके से करने की कोशिश करता है और इसमें माता पिता को बालक में आत्मनिर्भरता का स्वस्थ भाव विकसित करने के लिए दृढ़ता और लचीलेपन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार माता पिता को बालक की स्वतंत्रता की सीमाएं निर्धारित कर देनी चाहिए। यदि बालक जो है वो वातावरण को खोजने की वांछित स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो बालक में अपने कार्य करने की योग्यता के प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है और वह संकोची बन जाता है। माता पिता को एक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे बालक को अपने स्वाभिमान को बिना खोए आत्मनियंत्रण का भाव उसमें विकसित हो सके। यदि माता पिता अत्यधिक कठोर गलतियां तथा घटनाओं की आलोचना करने वाले होंगे तो बालक जो है वो अपना नियंत्रण भाव खो देगा और उसको शंका भाव वो अपने आप में अर्जित कर लेगा। पहल बनाम अपराध बोध। यह काल लगभग 3 से 5 वर्ष का होता है। इसमें सभी जो चीज़ें हैं वो तीव्र गति से विकसित होती है। आत्मनिर्भरता व्यवहार को यह दर्शाता है और इसे ये एक पहल के रूप में स्वीकार कर लेता है। यानी वो कपड़े पहनने से लेकर पालतू जानवर को ध्यान रखने की जो पहल है उसे स्वीकार करता है। यदि इस समय में उसके माता पिता उसे रोकते टोकते नहीं हैं तो वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, और यदि उसमें रोक टोक शुरू हो जाती है तो वो अपराध बोध विकसित कर लेता है। उसकी पहल की जो आम प्रेरित करके प्रौढ़ कार्य हेतु तैयार किया जा सकता है। उद्यमिता बनाम हीन भावना। 6 से 12 वर्ष के बीच की यह अवधि है।
बालक अपनी ऊर्जा में सुधार करने और वस्तु और व्यक्तियों को विजय करने में अपनी ऊर्जा को लगाता है। बालक ज्ञान और कार्यों के वृहद संसार में प्रवेश करना चाहता है, यानी उसकी उद्योग उम्र की शुरुआत हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, उद्योग उम्र की शुरुआत कब होती है? 6 से 12 वर्ष उद्यमिता बनाम हीन भावना में हो जाती है। माता पिता और अध्यापक यदि बालक को यहाँ पर क्रिया करने के लिए हतोत्साहित करते हैं तो उसमें हीन भावना यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। बालक जो करता है उस पर साधिकारिता मास्टरी करना चाहता है। यदि बालक अभी बच्चा बना रहता है तो यह उसे हीन भावना ग्रंथि यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विकास की ओर ले जाती है। तो बच्चा अगर अपने मन से कुछ करना चाहे तो उसको ज़्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए। तदात्मिकता बनाम भ्रांति, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। तदात्मिकता की संरचना बाल्यावस्था से लगातार सफल आत्मसंश्लेषण और बार बार संश्लेषण द्वारा होती है। तदात्मिकता का एकीकरण विशिष्ट आवश्यकताओं, वांछित क्षमताओं, महत्वपूर्ण पहचान, प्रभावी और सफल सतत भूमिका निर्वाह द्वारा होता है। विश्वास, आत्मनिर्भरता, पहल करना और उद्यमिता मिलकर बालक की तदात्मिकता बनाने में योगदान देते हैं। तीव्र कार्यिक परिवर्तन एक नई शरीर रचना करता है तथा साथ ही व्यावसायिक तथा शैक्षिक निर्णय लेने हेतु विभिन्न भूमिकाओं का सामाजिक दबाव भी बालक पर पड़ता है। यदि किशोर अपनी पहचान और भूमिका का एकीकरण नहीं कर पाता तो वह पहचान भ्रांति का सामना करता है। किसका सामना करता है? पहचान भ्रांति का यहाँ पर सामना करता है। तो ये था आपके इसके बाद है नेक्स्ट आपका घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। 18 से 35 वर्ष के बीच की अवधि यह है। एक युवा अगर ये सोच के डरे कि वह दूसरों के साथ बातचीत नहीं करेगा तो वह एकाकीपन की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ पर घनिष्ठता का जो मुख्य आधार है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण है। घनिष्ठता का एक पक्ष हम की एकात्मक भावना का होना है। एकाकीपन के केस में संबंध औपचारिक, उदासीन और खोखले हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता और उत्पादकता बनाम ठहराव, यानी क्रिएटिविटी विद स्टेग्नेशन। इस अवस्था का काल जो है वो 35 वर्ष से 65 वर्ष या मध्यम प्रौढ़ावस्था का माना गया है। इसमें व्यक्ति सृजनशील, उत्पादक तरीके से बच्चों का पालन पोषण करते हुए नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें वह समाज और अपने बच्चों के भविष्य दोनों के विषय में सोचता है। किसी व्यक्ति में उत्पादकता और सृजनात्मकता के भाव का अभाव हो तो वह व्यक्ति निष्क्रिय और रुग्ण मानसिकता से ग्रस्त हो जाता है। उत्पादकता के साथ मूल भाव देखभाल करने का है, जिसका अर्थ है व्यक्ति आने वाली पीढ़ी के प्रति अपना उत्तरदायी समझता है, यानी वो अपने बच्चों पर ध्यान देने लग जाता है। संपूर्णता बनाम हताशा, ये हमारे जीवन के अंतिम स्तर की बात है कि यह अवस्था पश्च प्रौढ़ावस्था और 65 वर्ष से अधिक आयु की मानी जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति जो जीवन भर में जो कुछ भी उसने किया है वो उसके साथ ही रहता है, यानी व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, जीवन की सीमाओं को स्वीकार करता है। पूर्व पीढ़ियों का एक अंश रूप मानना या विभिन्न अवस्थाओं की बुद्धिमत्ता का भाव और सभी पूर्व अवस्थाओं की अंतिम संपूर्णता इसमें सम्मिलित होती है। इसके विपरीत के भाव में व्यक्ति को हताशा होती है, जिसमें उसे किए हुए और न किए हुए का पछतावा होता है, मृत्यु की तरफ जाने का भय होता है और स्वयं से घृणा भाव उसमें उत्पन्न होने लग जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये देखेंगे। विकास से तात्पर्य अधिक परिपक्वता की ओर जाना है, जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर गुणात्मक परिवर्तन भी है। वृद्धि मात्रात्मक है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। विकास सतत, व्यक्तिगत और सुव्यवस्थित क्रम में होता है। माता तथा पिता की प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं और ये मिलकर संयुक्त कोशिका में 23 जोड़े बनाते हैं। प्रत्येक गुण में अनेक जीन होते हैं। प्रत्येक जीन किसी न किसी पैतृक गुण या विशेषता को निर्धारित करते हैं। वंशानुक्रम मानव को विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें वातावरण से मिलते हैं। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है
एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत यहाँ पर दिया है। सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो की बात की है और एरिक एरिक्सन ने विभिन्न अवस्थाओं के बीच के संतुलन की बात की है। क्वेश्चन अब यहाँ पर हम देखेंगे। आनुवांशिकी से तात्पर्य निम्न में से किन से होता है? शुक्राणु अंडाणु, गुणसूत्र व जीन्स, सूत्रीय विभाजन व अर्थसूत्र, डीएनए आरएनए। तो गुणसूत्र और जीन्स के बारे में जो बात की गई है वही आपकी हेरिडिटी है। इसके बाद में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड द्वारा किया गया है? तो फ्राइड ने यहाँ पर कौन सा सिद्धांत दिया था? सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पर मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है यहाँ पर एसआर थ्योरी जो है पावलोव ने यहाँ पर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन के द्वारा हुआ है। फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। फ्राइड ने मन के कौन से स्तर बताए हैं? फ्राइड ने मन के 3 स्तर बताए हैं, ईट, ईगो और सुपर ईगो। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को क्या कहते हैं? जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो कहते हैं। यहाँ पर जीवन ऊर्जा को फ्राइड ने 2 भागों में बांटा है, जीवन और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के रूप में बांटा है। दमन क्या है? किसी भी इच्छा को जबरदस्ती दमित कर लेना, यानी कोई भी आपकी बुरी याद है जो आपको परेशान करती है तो उसे आप जबरदस्ती भूलने की कोशिश करेंगे। वंशानुक्रम वातावरण क्या है? वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे से रिलेटेड है। रक्षा युक्तियाँ, किसी भी समस्या को हमसे दूर करने के लिए रक्षा युक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। संपूर्णता बनाम हताशा क्या है? संपूर्णता 65 साल से ऊपर की अवस्था है जो एरिक एरिक्सन ने बताई है। इसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जो उसने किया या नहीं किया उनके बारे में विश्लेषण करता है। तो आपकी ये चैप्टर नंबर 3 था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका ये था, मानव विकास, 11th साइकोलॉजी की बुक हम यहाँ स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।